स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। एंथ्रोपोलॉजी की दुनिया में ईबी टाइलर का बोलबाला है। ईबी टाइलर को फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी कह के डेजिग्नेट किया जाता है, और कहना भी चाहिए क्योंकि जहां तक हमने सुना है और पढ़ा है, एक पायनियरिंग कंट्रीब्यूशन रहा है ईबी टाइलर का इन द फील्ड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। 19th सेंचुरी के एंथ्रोपोलॉजिस्ट में आप नाम गिनते हो तो सबसे अधिक ज्यादा रेफरेंसेस आपको लोग बातें कर रहे हैं, और एक सेलिब्रेटेड आइकन के तौर पर आपको ईबी टाइलर का नाम प्रोमिनेंटली हर जगह पे देखने को मिलता है। इसीलिए शायद उन्हें फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी या फादर ऑफ मॉडर्न एथनोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी ऐसे कई सारे टर्म्स के साथ एसोसिएट किया गया है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि कोई ऐसा एंथ्रोपोलॉजिस्ट होगा जिसे हम ये कह सकते हैं कि वो सन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी है? नमस्कार, मैं उत्कर्ष सिंह। एंथ्रोपोलॉजी की सीरीज में जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं अलग अलग एंथ्रोपोलॉजी के स्कूल ऑफ थॉट्स को, थ्योरीज को, आज एक नए लेक्चर के साथ यहां पे मौजूद हूं, जहां पे हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट का जो कि ईबी टाइलर का एक प्रोमिनेंट स्टूडेंट रहा, और बाद में जाके उन्होंने ईबी टाइलर की ही थ्योरी को क्रिटिक किया, एक तरीके से रिव्यू किया या फिर रिप्रेजेंट किया, रिवाइज करके उसे ऑल्टर्ड या फिर मॉडिफाइड फॉर्म में। हम बात कर रहे हैं आर मेरिट की। ऑफ कोर्स आप अपने आंसर्स में या एकेडमिकली इनको सन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी कह के रेफर नहीं कर सकते हो, क्योंकि कहा भी नहीं जाता है। पर सिंस हमने बात की कि ईबी टाइलर के ये एक प्रोमिनेंट स्टूडेंट रहे, उनके अंदर में इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, काफ़ी सारा उनका वर्क टाइलर के साथ एसोसिएटेड होकर रहा, इसीलिए हम उनको कोलोकियल वे में, लेमेंस लैंग्वेज में सन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी कह के एक तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। पर कहीं भी आपको ये आंसर में नहीं लिखना है या फिर इनको इस तरीके से इंट्रोड्यूस या एड्रेस नहीं करना है। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड विद टुडेज लेक्चर, वी हैव कम विद एन आइडिया और सॉर्ट ऑफ अप्रोच। यहाँ पे दो लिंक्स सॉर्ट ऑफ आपको इमेजेस दिख रही हैं, एक आपका इंस्टाग्राम का पेज है और आपका दूसरा जो है टेलीग्राम का एक चैनल है, called the Sapiens Vault. I've made these two channels for the aspiring aspirant, not only for anthropology but for other subjects like Indian Society of GS1, History, Art and Culture portion, and Internal Security and Ecology. So you can join up with me and connect with me through this channel and through this page, and यहाँ पे हम कई सारे एक तरीके से इंटरेक्शंस करेंगे। आपके कुछ क्वेश्चंस या क्वेरीज होंगे। ऑफ कोर्स जब हम यूट्यूब के लेक्चर्स ले रहे होते हैं लाइव सेशन में, तो ऑफ कोर्स एक सिंक्रोनस मीडिया में हम बात कर रहे होंगे, एक्सचेंज हो रहा होगा, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उसको हम एड्रेस कर रहे होंगे। बट यूट्यूब में भी कई बार ऐसा होता है कि जब हम आपको यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो, कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन हुआ, आप फॉलो अप नहीं कर पाते हो, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू लाइक आंसर ऑन दी कमेंट सेक्शन। वो जो चैनल है, स्टडी IQ का जो पेज है, उसके जो एडमिन्स होंगे वो उसको एक तरीके से वो कर रहे हैं, मैनेज कर रहे होते हैं। आई एम नॉट अपलोडिंग और सेंडिंग वीडियोज ऑन दैट प्लेटफॉर्म। सो व्हाट वी कैन डू इज टू लाइक कनेक्ट थ्रू दीज पेजेस और दीज स्पेसेस, जहाँ पे आपके क्वेश्चंस जो होंगे और कई सारी फन क्विजेस जो होंगे, एंड अ लॉट ऑफ अदर इंटरेक्टिव सेशन विल कम अप टू यू एट फ्री ऑफ कॉस्ट। लाइक उसका कोई अलग से आपका वो नहीं होगा, कोई मेंबरशिप कॉस्ट या कोई अलग से चीज़ें नहीं है। जस्ट फॉर मेकिंग योर जर्नी एज एन एस्पिरेंट फॉर UPSC CSA examinations, we are coming with this approach from now onwards. So you can type these words, the keywords, the Sapiens Vault on the Telegram space or the Instagram page, and you will, the channel will pop up in front of you, and you can join it up. Now moving forward with today's lecture, our concern RR Merit. RR Merit की आप बात करें, पूरा नाम इनका आपको यहाँ पे देखने को भी मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे इनका पूरा नाम मेंशन है, जिसको आप पहले पढ़ सकते हो। रॉबर्ट रनोल्फ मैरिट, ये इनका पूरा नाम हुआ करता था। अर्लियर स्लाइड में आप इनकी एक तरीके से फोटोग्राफ को देख सकते हो, इनकी यहाँ पे मेंशन्ड है। हमने बात की कि ये ईबी टाइलर के स्टूडेंट थे, सेम चीज़ यहाँ पे सब टाइटल में आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे मेंशन्ड है। और ऑफ कोर्स ये भी ईबी टाइलर की तरह एक ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, इनका भी काफ़ी प्रोमिनेंट वर्क रहा, एंड ही इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द स्कूल ऑफ थॉट कॉल्ड द इवोल्यूशनिज्म, जिसको हम एंथ्रोपोलॉजिकल टर्म में, एंथ्रोपोलॉजी भाषा में जब बात कर रहे हैं तो इसको इवोल्यूशनिज्म कहते हैं। और वो भी इवोल्यूशनिज्म कैसा? द क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म के साथ ये एसोसिएटेड है। हमने कल के लेक्चर में बात की थी कि इवोल्यूशनरी स्कूल इज डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट ग्रुप्स। एक आपका जो पहले आया 19th सेंचुरी में था अर्लियर, जिसको क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म कहते हैं। बाद में कई सारे मॉडर्न स्कूल्स ने, 20th सेंचुरी के स्कूल्स ने, स्कॉलर्स ने, डिफ्यूजन की बात कर लो, हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म की आप बात कर लेते हो, स्ट्रक्चरिज्म, फंक्शनलिज्म, ये सारे स्कूल दे वर critique towards the evolutionary, especially the classical evolutionary approach of टाइलर, मॉर्गन, RR Merit, बेस्टियन है, उसमें कई सारे लोग आपको देखने को मिलते हैं, मैक्लेनन है, मेन है, 3 अलग अलग स्कूल्स आपको देखने को मिलते हैं, सिर्फ ब्रिटिश नहीं, जर्मन भी, और आपका अमेरिकन स्कूल ऑफ क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म। इसीलिए इसको एक तरीके से ओवरकम करने के लिए, इसका जो लैक्यूने था, इसकी जो खामियां थी, उसको ओवरकम करने के लिए दूसरा स्कूल आता है
विच वॉज ऑल्सो अंडर इवोल्यूशनिज्म, पर उसका नाम क्या था, वो क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म ना होकर के दूसरा जो स्कूल आया उसका नाम था नियो इवोल्यूशनिज्म, जिसके अंदर आप एक प्रोमिनेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट कम आर्कियोलॉजिस्ट वी गॉर्डन चाइल्डे का नाम सुनते हो, ठीक है। उसके साथ भी आपको अल्फ्रेड क्रोबर से लेकर के कई सारे सेलिब्रेटेड, आप लेस्ली वाइट की बात करते हो, और आप यहाँ पे जूलियन स्टीवर्ट, जिन्होंने लास्ट में क्या किया था कि उनका अलग से भी कंट्रीब्यूशन आप पढ़ते हो कि पूरे की पूरी इवोल्यूशनरी अप्रोच जो है उसको उन्होंने 3 स्पेसेस में बांट दिया था, क्लासिफिकेशन दिया था, यूनिलीनियर, मल्टीलीनियर और आपका यूनिवर्सल इवोल्यूशनरी स्कीम। उसके अंदर में उन्होंने सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो भी इवोल्यूशन के स्कूल के अंदर काम किए थे उनको उन्होंने एक तरीके से डिवाइड या क्लासीफाई कर दिया था। सो दिस वाज द इंट्रोडक्टरी पार्ट। हमने जैसा बात किया कि ये भी क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म के अंदर आते थे, ये भी एक ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, और इनका भी जो स्केमा था, जो वर्क था, वो ओरिएंटेड था या सेंटर्ड अराउंड था वेरियस इंस्टीट्यूशन, खासकर ये कल्चर के इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी बातें कर रहे हैं, उनके इवोल्यूशन के ऊपर ही इनका इंटरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है। रिलीजन के ऊपर इन दोनों को छोड़ के एक अलग से डोमेन आ जाता है रिलीजन, जिसके ऊपर इनका एक खास इंक्लिनेशन रहा, और इसी पे इनकी एक सेलिब्रेटेड थ्योरी थी जो इन्होंने, क्योंकि टाइलर ने भी रिलीजन के ऊपर काम किया था। लास्ट लेक्चर अगर आप खोल के देखो, अगर आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो आप आफ्टर दिस वीडियो और प्रोबेबली बिफोर दिस वीडियो, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी शॉर्टर देन टाइलर का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन, उन्होंने बहुत कुछ लिखा था, तो दैट वीडियो इज अराउंड 1 आवर लॉन्ग। ये वाला जो वीडियो उतना बड़ा नहीं होने वाला है, तो आप चाहें तो पहले जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। स्पीड को अगर आपको इंक्रीज करके देखना है 1.5x के ऊपर भी आप उसको वीडियो को कंप्लीटली देख सकते हैं टाइलर के वर्क को समझने के लिए, ताकि ये और इनके काम को समझना, इन्होंने टाइलर की किस बात को करेक्ट किया, मॉडिफाई किया, वो समझना आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाए। तो रिलीजन पे टाइलर ने वर्क जो किया था, अगर आपने पुराना लेक्चर सुना है या फिर अगर आपको ध्यान में भी है टाइलर का वर्क जो है कहीं पे आपने पढ़ रखा है पहले से, तो आपको पता होगा उन्होंने रिलीजन को 3 अलग अलग एक बात करते हो इवोल्यूशनरी फेजेस से गुजारा था, ठीक है। स्टेजेस तो कई सारी उन्होंने बताई थी, कल हमने देखा 8 अलग अलग स्टेजेस उन्होंने बताई, किस तरीके से उनका सोल में बिलीव शुरू होता है और लास्ट में सिंगल गॉड पे या सिंगल सुपरनेचुरल बीइंग पे आके वो खत्म होता है या फिर रुकता है। हो सकता है अभी इसके आगे भी कोई इवोल्यूशन हो, अगर हमको देखने को मिलता है मैनकाइंड की हिस्ट्री में। उनके टाइम तक तो वो नहीं था, इसलिए उन्होंने 8 जो 8वीं स्टेज थी वहां पे खत्म कर दिया। 8 इज ऑल्सो एन ऑस्पिशियस नंबर अगर आप हिंदू माइथोलॉजी या हिंदू ट्रेडिशन की बात करते हो तो, पर उनका रीज़न कुछ और रहा होगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ उतनी स्टेजेस देखी होंगी, इसलिए उन्होंने 8वें नंबर को रोक दिया था। पर स्टेजेस से हट के, वो तो स्टेजेस थी, कंफ्यूज मत कीजिएगा स्टेजेस और फेजेस के बीच में। यहाँ पे वो इवोल्यूशनरी फेजेस में जो इन्होंने बताया, सारी स्टेजेस को एक तरीके से कंक्लूड किया, वो 3 फेजेस आपको देखने को मिलते हैं यार, 3 स्टेप्स आपको देखने को मिलता है अलग अलग इवोल्यूशनरी ट्रेंड के साथ। सबसे पहले जो था वो एनिमिज्म था, वी आर एब्रीविएटिंग इट, यहाँ पे हम ए करके लिख रहे हैं शॉर्ट में उसको। देन इट मूव टुवर्ड्स पॉलीथिज्म, और पॉलीथिज्म से फाइनली वो मोनोथिज्म पे आता है। यानी कि अगर समराइज करके बताऊं, फॉर दोज हु हैव नॉट escaped watch the last video on Tyler और have escaped this video and started watching that video, जो इसके साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, उनको एक ब्रीफ फॉर्म में मैं बता सकता हूँ कि एनिमिज्म क्या है। एनिमिज्म इज अ बिलीफ इन सोल। अनीमा का मतलब सोल होता है और थीज्म का मतलब आपको पता है। तो एनिमिज्म वहाँ पे जो बिलीफ है आपका एक तरीके से सुपरनेचुरल बीइंग, किस सुपरनेचुरल पावर्स, किस सुपरनेचुरल एंटिटी के ऊपर है, तो वो है सोल के ऊपर। सेकेंड थिंग इज पॉलीथिज्म, यहाँ पे बहु ईश्वरवाद, इसको आप हिंदी में कहते हो बहु ईश्वर, यानी कि मल्टीपल गॉड्स, मल्टीपल ईश मतलब ईश्वर के लिए शॉर्ट में। तो बहुत सारे डीटीज के ऊपर, बहुत सारे सुपरनेचुरल एंटिटीज के ऊपर आपको यहाँ पे अपना रिलीजियस बिलीफ फोकस करते हुए लोग दिखते हैं। बहुत सारे रिलीजन आपको अक्रॉस द वर्ल्ड, बहुत सारी कम्युनिटीज दिखेंगी जो पॉलीथिज्म आज तक अपनाए हुए हैं, डिस्पाइट मोनोथिज्म रिप्लेसिंग इट एज अ मेजर फॉर्म। इवन हिंदुज्म की अगर हम बात करते हैं तो हिंदुज्म पे भी काफ़ी सारे आपको देखने को मिलता है कि डिबेट्स होती हैं कि इज हिंदुज्म एक्सक्लूसिव पॉलीथिस्टिक रिलीजन और मोनोथिस्टिक। जो मोनोथिस्टिक के आपको देखने को मिलता है पक्ष में बात कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि ऑल्दो यहाँ पे आप अलग अलग डीटीज की बात कर रहे हो, है ना, आपके शैवाइट ट्रेडिशन में आप शक्त की बात करते हो, आप बात करते हो वैष्णवाइट ट्रेडिशन में, हर में अलग अलग लोग आपको देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग डीटीज आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद भी जो एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है परमेश्वर का, दैट इज सिंगल एंटिटी, या फिर आप पर ब्रह्म की बात करते हो। कई सारे श्लोक भी आपको देखने को मिल जाएंगे। एकम सत विपरा बहुधा वदंती करके एक श्लोक है कि जो सत्य है, जो रियलिटी है, वो एक ही है। जो वाइस मैन होता है उसको अलग अलग तरीके से, अलग अलग नामों से एड्रेस करता है। तो अल्टीमेटली द गॉड इज सिंगल। हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग भी जो लोग बोल रहे हैं कि हिंदुइज्म इज अ मोनोथिस्टिक रिलीजन, लेकिन जो वाइस मैन है उसको अलग अलग फॉर्म्स में वो करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है भगवान ने इंसान को एक
कॉग्निटिव एबिलिटी दी हुई है, इस क्रिएटिव माइंड दिया हुआ है, तो वो रिप्रेजेंटेशन इलस्ट्रेशंस मल्टीपल फॉर्म में कर सकता है। तो दिस वाज अबाउट द हिंदुइज्म एज अ मोनोथीस्टिक रिलीजन। पर जो लोग द पीपल हु आर इन फेवर ऑफ कॉलिंग इट पॉलीथीस्टिक, वो ऐसे एग्जाम्पल देते हैं कि अलग अलग ट्रेडिशंस में आपको अलग अलग गॉड्स का, अलग अलग डिटीज का एवोल्यूशन देखने को मिल रहा है। अगर आप वैष्णवाइट ट्रेडिशन में जाएंगे, वैष्णवाइट पुराण्स को उठा के देखोगे तो उसमें विष्णु इज इन द सेंटर, है ना, वो उसके मेजर हीरो की तरह, मेजर हीरोइक डीटी की तरह आपको रिप्रेजेंटेड दिखने को मिलते हैं। सारी अच्छी चीज़ें, सारी जो ऑल माइटी पावर की बातें होंगी वो विष्णु के राउंड सेंटर कर रही होंगी। शैवाइट में जाओगे तो आपको शिव के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें दिख रही होंगी। मोस्ट ऑफ द पुराण्स आर ईदर डिवाइडेड इनटू वैष्णवाइट सेक्ट और दी शैवाइट सेक्ट। कुछ ऐसे पुराण जो हैं जो एक तरीके से इन दोनों से हट के भी या फिर मिक्स्ड फॉर्म में आप दोनों की बातें करते हैं। कई पुराण है जो एक अलग ही थीम पे बात कर रहे होते हैं, जैसे आपकी गरुण पुराण की आप एग्जांपल ले लो, या फिर भविष्य पुराण की आप बात कर लेते हो। कुछ पुराण ऐसे हैं जो मॉडर्न काफ़ी लेट में आए, ब्रह्म, लाइक फॉर एग्जांपल ब्रह्म वैवर्त पुराण, जिसमें आपको राधा की स्टोरीज भी देखने को मिल जाती है, राधा एंड कृष्ण की स्टोरीज हैं, गणेश के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं, लॉर्ड गणेशा के बारे में। तो ऐसे भी कई सारे हैं जो मिक्स बास्केट की तरह देख रहे हैं, दैट आर नॉट ओनली लिमिटेड टू दी वैष्णवाइट और शैवाइट ट्रेडिशन। लास्ट में आपको देखने को मिलता है दी मार्कंडे पुराण, आपने नाम सुना होगा। वो क्या करता है, वहाँ पे आपको एक शैवाइट ट्रेडिशन के भी एलिमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। जो दुर्गा सप्तशती आपको देखने को मिलती है, आपने सुनी होगी, अगर आपके घर में कोई ऐसा रिलीजियस वो होगा या फिर आपकी लीनिंग होगी स्क्रिप्चर्स को पढ़ने की, तो मार्कंडे पुराण के अंदर ही वो एक पार्ट की तरह वहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो पॉलीथीस्टिक के फेवर में जो है, जो कंसीडर कर रहे हैं कि हिंदुइज्म इज एसेंशियली अ पॉलीथीस्टिक रिलीजन, व्हाट दे आर स्ट्रेसिंग अपॉन द फैक्ट इज कि यहाँ पे आपको मल्टीपल स्कूल्स, मल्टीपल बिलीव्स देखने को मिलते हैं। वैदिक लिटरेचर को आप उठा के देखते हो तो वहाँ पे जो प्रोमिनेंस ऑफ गॉड है वो किसका है, वहाँ पे आपको इंद्रा का प्रोमिनेंस देखने को मिल रहा है, वरुणा का प्रोमिनेंस आपको देखने को मिल रहा है, और भी कई सारे डिटीज हैं, अग्नि का आपको देखने को मिल रहा है। ऐसे जो डिटीज हैं जो बाद में लेटर वैदिक पीरियड में या फिर जो पुरानिक पीरियड था उसके आने के बाद आप अराउंड बात करते हो अराउंड 400 एडी या फिर इसी टाइम के बाद, गुप्ता एम्पायर या पोस्ट गुप्ता एम्पायर के बाद, तो आपको शिफ्ट देखने को मिलता है कि ये जो प्री वैदिक या फिर वैदिक टाइम में जो डिटीज प्रोमिनेंस में थे वो एक तरीके से सबड्यूड हो जाते हैं टू वैष्णवाइट एंड शैवाइट ट्रेडिशन डिटीज, या फिर विष्णु और शिव के सामने आप अगर बात करते हो तो इसलिए वो स्ट्रेस करते हैं कि मल्टीपल आइडेंटिटीज हैं, मल्टीपल फॉर्म्स हैं, अलग अलग समय पे अलग अलग डिटीज का यहाँ पे देखने को मिलता है, और ये सारे फॉर्म्स जो हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे वो उसको मर्ज नहीं कर रहे हैं परमेश्वर के या फिर पर ब्रह्म के कॉन्सेप्ट के अंदर, वो उनकी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है उसको मेंटेन कर रहे हैं, जो लोग बिलीव करते हैं या जो लोग इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं कि हिंदुइज्म इज एसेंशियली अ पॉलीथीस्टिक रिलीजन। नेक्स्ट आप बात करते हो मोनोथिज्म के अंदर मॉडर्न कई सारे अब्राहमिक ट्रेडिशन के जो भी रिलीजन आपको देखने को मिलते हैं, दैट आर व्हाट, वो वहाँ पे आपको मोनोथिस्टिक नेचर में देखने को मिल जाते हैं, चाहे आप क्रिश्चियनिटी की बात करते हो या फिर आप बात करते हो इस्लाम की। तो ये आपका एक तरीके से सिनेरियो था जो कि ईबी टायलर ने बोला। हम समराइज करना चाह रहे थे लेकिन आपको थोड़ा सा एग्जांपल देने के लिए, ताकि क्लैरिटी ज़्यादा हो, इसलिए हम इसको थोड़ा सा स्ट्रेस किया यहाँ पे इस सेगमेंट को। सेम चीज़ जो इनके स्टूडेंट है वो भी रिलीजन पे काफ़ी उनका स्ट्रेस था। हमने बात की कि ऑल्दो ये दो डोमेन पे इनका जो थ्योरी है इनके अराउंड सेंटर कर रही होती है, लेकिन इस दो डोमेन के अंदर भी जब वो काम कर रहे होते हैं तो रिलीजन का जो एक आइडिया है, रिलीजन का जो टॉपिक है, उस पर इनका इंटरेस्ट जो है वो मोर प्रोमिनेंटली आपको देखने को मिलता है, वेल एक्सप्रेस फॉर्म में देखने को मिलता है। सो अगेन ही हैज़ ऑल्सो ट्राइड टू स्ट्रेस द इवोल्यूशनरी स्टेजेस। ये भी उस तरीके से कंस्ट्रक्शन करना चाहें जिस तरीके से टाइलर ने वहाँ पे किया हुआ है, लेकिन इन्होंने क्या किया, कुछ ऐसी कम्युनिटीज, कुछ ऐसी सोसाइटीज जिनको इनका मानना था कि टाइलर ने मिस कर दिया था। फॉर एग्जांपल मेलेनेशिया की कई सारी कम्युनिटीज थी, वहां पे जब इन्होंने काम किया तो इन्होंने देखा कि सोल से पहले, सोल को छोड़ के कुछ ऐसी मटेरियल चीजें हो सकती हैं या फिर अलग तरीके के जो सुपरनैचुरल पावर है वो किसी ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड है ना। तो इन्होंने उस चीज को क्या किया, एनिमिज्म को रिप्लेस करके सबसे प्रिमिटिव या सबसे पहला जो अर्लियर स्टेज है उसको इन्होंने टर्म दे दिया था एनिमेटिसिज्म। एनिमेटेड आप सुने होंगे, तो उसी के साथ इन्होंने एनिमिज्म को रिप्लेस करके ये टर्म दिया, जिसको ऑफकोर्स हम लोग लेटर फेज में यहाँ पे डील कर रहे होंगे, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा इनका एक तरीके से आप बात कर सकते हो कि एक बैकग्राउंड था इनका पूरा का पूरा, जो सिनेरियो था, जो जिस थ्योरी पे ये काम कर रहे थे, जिस फेज को कंस्ट्रक्ट करके टाइलर की जिन बातों को ये रिवाइज करना चाह रहे थे, वो सारी चीज़ हमने यहाँ पे देख ली। यहाँ पे एक बार इनकी एक छोटे से फॉर्म में बायोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट भी इनका देख लेते हैं।
हमने बात की थी कि टाइलर का आपको पता है गांधी जयंती के दिन, ऑफ कोर्स वो गांधी से बहुत पहले हुए थे, तब तो गांधी जयंती मनाई भी नहीं जाती थी। गांधी से अराउंड 37 ईयर्स या उससे भी पहले टाइलर का जन्म हुआ था, आई बिलीव, अगर आप चेक कर लीजिएगा वापस से 1832 था आई थिंक, और 2 अक्टूबर। यहाँ पर आप देखते हो कि उनसे अराउंड 34 ईयर्स बाद शायद यहाँ 1866 में इनका जन्म होता है। इनका जन्म भी आपको लंदन में देखने को मिलता है। ही वॉज ऑल्सो अ ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंड ये सारी चीज़ें कॉमन इन दोनों के बीच में। और साथ ही साथ ये भी एक तरीके से क्लासिकल इवोल्यूशनरी स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट्स के साथ एसोसिएटेड थे। ये भी एथनोलॉजिस्ट हैं, ब्रिटिश तो हैं ही, साथ साथ ये भी एथनोलॉजिस्ट हैं। लास्ट लेक्चर में एथनोलॉजी पे वापस हम जाएंगे, तो कल की तरह ये फिर से स्ट्रेस हो जाएगा लास्ट पार्ट की तरफ। सो वी आर नॉट गोइंग, अगर किसी को नहीं पता हो या फिर लास्ट वीडियो नहीं देखा हो तो वो स्किप करके पॉज करके उसको पहले देख सकता है, या फिर इसके बाद भी आप देख सकते हो। अगर साइड में आप कहीं नोट कर लो कि एथनोलॉजी क्या होती है, लास्ट वीडियो में टाइलर के वीडियो में एक्सप्लेन्ड है ये पार्ट एथनोलॉजी वाला। तो ये भी टाइलर की तरह एथनोलॉजिस्ट चीज़ें करते थे, ये भी उनकी तरह कंपैरेटिव एनालिसिस करते थे। यहाँ पे आप देख लो, कंपैरेटिव और हिस्टोरिकल मेथड जो टाइलर यूज कर रहे थे, ये भी उसी चीज़ को करते थे कि पास्ट सोसाइटीज़ को, पास्ट कल्चर्स को ये कंटेम्परस सोसाइटीज या कंटेम्परस कल्चर के साथ कंपेयर करके देखते हो, दोनों के डाटास को कलेक्ट करते हो और आप देखते हो, और उसके बाद जब वो कलेक्ट करोगे तो उसको किस बेसिस पे आप कैटेगराइज करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ सर्वाइवल्स एंड पैरेलल्स। सर्वाइवल पैरेलल्स भी कल हम देखा था, अगर किसी को ये टॉपिक नहीं पता हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस पे से पूछे जाते हैं। इवन आपका पेपर 2 में एक यूनिट है अलग से, एक स्टैंड अलोन यूनिट है जिसको हम कहते हैं एथनो आर्कियोलॉजी, उसमें भी सर्वाइवल और पैरेलल्स का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल जाता है। क्वेश्चंस पूछते हैं उस पे से कई बार, यूपीएससी के भी पास्ट ईयर को क्वेश्चन उठा के देखोगे आपसे, तो एटलीस्ट 2 टाइम्स ये पास्ट ईयर्स में पूछा गया एथनो आर्कियोलॉजी और द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल्स एंड पैरेलल्स। तो वो सेम चीज़ यहाँ से आती है। थ्योरीज में आप जो पढ़ रहे हो वही चीज़ें आपको बाद में मैनिफेस्ट होते हुए दिखेंगी एप्लीकेशन के फॉर्म में बाकी यूनिट्स के अंदर में। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है। सर्वाइवल्स की पूरी एक्सप्लेनेशन डिटेल में हमने लास्ट वीडियोज में दिया था, पैरेलल्स पे भी डिस्कशन हुआ था हमारा। अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको एक्सप्लेन करूँ वापस से, तो सर्वाइवल वो चीज़ें, पास्ट के रिमेनेंट चीज़ें, पास्ट में ऐसी कुछ चीज़ें, ऐसे कुछ आइडियाज़, ऐसे कुछ रिचुअल्स, ऐसे कोई एक्टिविटीज़ जिनका पुराने समय में एक तरीके से कोई यूज़ रहा होगा, कोई फंक्शन रहा होगा, या उसके पीछे कोई एक वजह रही होगी उस चीज़ को प्रैक्टिस करने की, पर आज के टाइम में वो चीज़ें बिल्कुल इरेशनल है, इलॉजिकल है, नॉन यूटिलिटी वाली, उसका कोई यूज़ नहीं रह गया, पर फिर भी आप उन चीज़ों को मानते आ रहे हो या फिर भी उन चीज़ों को करते आ रहे हो। वाई? क्योंकि एक तरीके से वो फोर्स ऑफ हैबिट जो है वो बनी हुई है, आदतन आप उसको करते हो, आपकी आदत बन चुकी है। हमने एग्जांपल दिया था, जैसे यू कैन नॉट कट नेल्स ऑन सच एंड सच डेज, यू कैन नॉट वॉश हेयर्स ऑन फ्यू ऑफ द डेज, आप इस दिन ये नहीं खा सकते, आप उस दिन वो नहीं खा सकते। कई सारे एक तरीके से रेगुलेटरी मैकेनिज्म या मेथड्स होते हैं जो आपको प्रोमिनेंट स्क्रिप्चर्स जो हैं आपकी रिलीजन के, उसमें आपको मेंशन नहीं मिलेंगे। फिर भी एक तरीके से जनरेशन वाइज शिफ्ट चलता रहा है, कहीं से बात शुरू हुई होगी और जनरेशन वाइज चलता रहा है, और आप बिना इसके पीछे सोचे वजह ढूंढे वो चीज़ों को करते आ रहे हो। प्रेजेंट में उसकी कोई यूटिलिटी, जैसे इन्होंने एक मॉक फाइट का भी एग्जांपल दिया था, मैकलेनर और मेन की बात करते हो, वो भी इवोल्यूशनरी स्कूल में है। उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने मॉक फाइट ट्राइबल्स के बीच जो होती है उसका एग्जांपल दिया, और उन्होंने बताया कि कैसे ट्राइबल कम्युनिटीज़, खासकर सेंट्रल इंडिया की भी अगर आप ट्राइब्स के साथ रिलेट करके देखते हो उनके एग्जाम्पल को, तो आपको देखने को मिलेगा कि मैरिज बाय कैप्चर पहले के समय में होती थी। ये पूरा एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया डिटेल में, और मैरिज बाय कैप्चर का आज कोई ज़रूरत नहीं रह गई है, फिर भी वो लोग एक तरीके से उसको मेमोरी के तौर पे या फिर जो पुराने समय का कुछ पार्ट रह गया उसके तौर पे आज उसको मना रहे होते हैं। आज कैप्चर करने की ज़रूरत नहीं है, इक्वल एक्सेस है, सब कुछ है, एक नॉर्मल जैसे हिंदू सोसाइटी है उस तरीके से आपको देखने को मिलता है। इतना कल्चरल कॉन्टैक्ट हुआ है दोनों सोसाइटीज़ के बीच में, ट्राइबल और मेनलैंड जो हिंदू सोसाइटी है, हिंदू पॉपुलेशन है, कि आपको डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलते हैं। उनके यहाँ पे आपको सारी चीज़ें, कनेक्टिविटी मिल रही है, सारी चीज़ें देखने को मिल रहा है, तो आपको डिफरेंसेस नहीं देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए अब उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैरिज बाय कैप्चर या फिर बाकी किसी चीज़ की, या फिर जो लड़ाइयाँ होती थी पास्ट में रियली होती थी, अब उसको मॉक किया जाता है, एक तरीके से इमिटेट या मिमिक कर रहे हो। तलवारें जो होंगी वो भी हो सकता है ब्लंट कर दी गई हो, शार्प ना हो, है ना, और हवा में हो सकता है वो ऐसे ऐसे चला रहे हो, एक तरीके से बस उस प्रैक्टिस को एक रिचुअल की तरह वो मना रहे हैं, जो कि पहले एक टाइम पे यूज़ था उसका, अब उसका कोई यूज़ या रेशनल नहीं है, पर फिर भी फोर्स ऑफ हैबिट बनी हुई तो उसको कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ जो आपको पहले किस टाइम में देखने को मिलती थी, पहले के टाइम का रेमिनेंट है, अभी भी वो फंक्शन हो रहा है बिना किसी लॉजिक और यूटिलिटी के, वो अगर आपको देखने को मिलता है तो आप उसको सर्वाइवल कहते हो, और उससे आपको क्या हेल्प मिलती है, आप पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो। सिमिलरली पैरेलल्स कौन सी चीज़ होती है? पैरेलल्स वो जो पुराने समय में आपको नहीं देखने या फिर अभी के समय आपको नहीं देखने को मिलती है, और दूसरी लाइन आपको एक सेट ऑफ प्रैक्टिस ये है, प्रैक्टिस ए, और उसी के जस्ट पैरेलली एक अलग प्रैक्टिस या एक अलग कोई रिचुअल या कोई एक अलग आइडिया साथ में चल रहा हो, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, उसको आप कहते हो पैरेलल, कि दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंटली पैरेलली डेवलप्ड हुए हैं।
जब आप साइकिक यूनिटी की बात करते हो तो हम कहते हैं कि अलग अलग जगहों पे पैरेलली चीजें इंसान सेम कंक्लूजन पे पहुंचा अंडर सेम इन्वायरमेंटल कंडीशन। आप देखते हो अलग अलग सोसाइटीज जो है वो स्टोन एज से होके गुजरती हुई हैं, ब्रॉन्ज एज और फाइनली आयरन एज पे अराइव की। कोई कल्चरल कॉन्टेक्ट नहीं था, है ना, कोई बात नहीं कर रहा था कि हमारे यहाँ ये हो गया तुम भी आओ वो करो, क्योंकि कनेक्टिविटी उस समय उतनी नहीं हुआ करती थी। जो आप बात करते हो अर्ली टाइम्स में, पेलियोलिथिक टाइम्स में, तो कोई ऐसा एक तरीके से दो ग्रुप्स या दो सोसाइटीज, दो कम्युनिटीज के बीच में कांटेक्ट नहीं था। फिर भी कैसे पता चल रहा है? तो इनका मानना था कि ये क्यों हो रहा है, ये डिफ्यूजन के थ्रू नहीं हो रहा है, बल्कि ये साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड के कारण हो रहा है कि इंसान कॉग्निटिव लेवल पे, मनोस्थिति के लेवल पे या मानसिक स्तर पे एक तरीके से आपस में जुड़ा हुआ है। एक सिंपल, एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर सब लोग उसी तरीके से सोचते हैं। आप जैसे कोई चीज़ करने जाते हो, आप कोई प्रैक्टिस करने जाते हो, आपको लगता है ये भी इंसान मेरी तरह कर रहा है, तो वही बात है कि वो आपसे पूछा नहीं, आपने उसको बताया नहीं, फिर भी अगर वो आपकी तरह कोई चीज़ परफॉर्म कर रहा है तो आप कहोगे कि हाँ ये एक साइकिक यूनिटी है। तो इनका यही मानना था कि चीज़ें पैरेलली डेवलप होती हैं, कोई उसमें आपको इंटरमिंगलिंग या फिर डिफ्यूजन का फिनोमेना देखने को नहीं मिल रहा होता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट था जिसके थ्रू पास्ट का रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो ये भी वही मेथड यूज़ कर रहे थे, टाइलर भी उसी मेथड को यूज़ करते हुए आपको देखने को मिल जाते हैं। हमने बात की कि मेजर इनका एरिया था, कई सारी चीज़ों पर काम किया, लेकिन मेजर क्रक्स जो एक इनका लीनिंग देखने को मिलती है वो किधर थी? एंथ्रोपोलॉजी ऑफ रिलीजन की तरफ ये फोकस था इनका। इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, अगेन समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डेल्ट की, ये भी इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में थे और टाइलर भी इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में थे, दोनों सेम चीज़ पे बात कर रहे थे। दैट वाज क्लासिकल इवोल्यूशनरी स्कूल या इवोल्यूशनरी थॉट। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है बायोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट में, बहुत ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी आप समझ सकते हो, आपको एक आइडिया देगा। ईबी टाइलर को इन्होंने सक्सीड किया था। ईबी टाइलर भी रीडर थे एंथ्रोपोलॉजी एट ऑक्सफोर्ड में, तो इन्होंने उनको सक्सीड किया था। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 1910 में। रीडर इज लाइक अ पोस्ट, है ना, आपकी पुराने टाइम में कहो कॉमनवेल्थ जो नेशंस होते थे उनके बीच आपको देखने को मिलता था, ब्रिटिश कंट्रीज, इवन इंडिया जैसी जो भी कॉलोनियल कंट्रीज थी उनके बीच आपको ये देखने को मिलता था ट्रेडिशन। आज के समय में आप अगर यूजीसी के गाइडलाइन के हिसाब से बात करो तो अलग अलग क्लासिफिकेशन है, असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, एसोसिएट होता है, फाइनली प्रोफेसर होता है, हाईएस्ट रैंक होती है। तो उस समय भी जो ये रीडर वाली रैंक होती थी यूजुअली जो लेक्चरर होता है, सीनियर लेक्चरर, उससे ऊपर होती थी और प्रोफेसर की जो पोस्ट होती है उससे नीचे होती थी। तो ही सक्सीडेड टाइलर के बाद ये वहाँ पे ऑक्सफोर्ड में एंथ्रोपोलॉजी के एक तरीके से रीडर की पोस्ट देख रहे थे, 1910 वहाँ पे पढ़ा रहे थे। और साथ ही साथ आप देखते हो कि इन्होंने डिप्लोमा जो था आपका पिट रिवर्स म्यूजियम में, वहाँ पे भी इन्होंने लेक्चर्स लेना शुरू कर दिया, वहाँ पे भी इन्होंने साथ ही साथ पढ़ाना शुरू किया था। आप देखते हो यहाँ पे सिर्फ एंथ्रोपोलॉजी या फिर कल्चर पे इनका काम नहीं था, इनका जो लीनिंग थी वो आपको आर्कियोलॉजिकल डोमेन में भी देखने को मिल जाती है। टाइलर के साथ भी ऐसा ही हुआ था। कभी टाइलर को हम लाइव सेशन में डिस्कस कर रहे होंगे तो बताएंगे किस तरीके से उनका भी शिफ्ट, किसी इंसान से वो मिले थे और फाइनली वो मीटिंग इतनी इंटरेस्टिंग हुई कि वो उनका भी शिफ्ट जो है एक तरीके से आर्कियोलॉजी की तरफ हो गया था। वो भी कई सारे एक्सकेवेशंस में अकंपनी किए थे एक पर्टिकुलर पर्सन को। अभी हम बताने जाएंगे तो समय लग जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ नहीं बता रहे। मेरिट खुले हुए हैं इसलिए मेरिट का बता देते हैं कि ये भी आर्कियोलॉजी में इनका काम था। निएंडरथैल्स के कई सारी इन्होंने रिकवरी की थी, टीथ के मॉडल्स जो थे आपको देखने को मिलता है, फॉसिल्स जो रिमेन्स होते हैं, और भी कई सारे आपने यहाँ पे डिस्कवरीज इन्होंने की थी, रिकवरिंग की थी। वहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है निएंडरथैल्स का। और ये कौन सा पीरियड था जब ये पेलियोलिथिक के डोमेन में अलग अलग जर्सी और बाकी जगहों पर काम कर रहे थे? ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से थोड़ा पहले का जस्ट टाइम था, उसके शुरू होने के आस ही पास इन्होंने वो काम खत्म किया था। तो 10 से 14 तक इनका काम आर्कियोलॉजिकल डोमेन में भी चलता रहा। यूजुअली ये सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर इनके कंट्रीब्यूशन गिनते हो आप आरआर मेरिट के, पर फिर भी आप देख रहे हो कि आर्कियोलॉजी के प्रति भी इनकी लीनिंग है। उस समय कोई हार्ड बाउंड ऐसा रूल नहीं होता था कि कोई सिर्फ इसी में काम करेगा, उसी में काम, एक कोई कैटेगरी बना दिया आपने कि फिजिकल वाला फिजिकल में, लिंग्विस्टिक वाला लिंग्विस्टिक में करेगा, वो इसमें करेगा, वो इसमें करेगा। सब आउट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि न्यू बर्थ था, एंथ्रोपोलॉजी इज अ डिसिप्लिन नई नई उस समय निकल रही थी, तो सब लोग अपना कॉन्ट्रीब्यूशन, अपना इंटरेस्ट जो है अलग अलग फील्ड्स और डोमेन्स में एक्सप्रेस कर रहे थे। यहाँ पे आप बात करते हो किसी की भी जो लेगेसी होती है वो इस बात से होती है कि उसका जो आगे वाले उसके बाद वाले उसके जो स्टूडेंट्स हैं, या उसकी आप बात करो, अगर आप फैमिली में बात करते हो तो उसके आगे वाली जो जनरेशन है उसने उस लेगेसी को कहाँ पे ले गया। अगर आप इंडियन सिनेमा में भी देखते हो तो आपको देखने को मिलता है कि देयर वाज अ प्रोमिनेंट हीरो, प्रोमिनेंट एक्टर, जिनको एक तरीके से आप फादर ऑफ इंडियन सिनेमा या फिर बॉलीवुड कह सकते हो, उनका नाम था दिलीप कुमार। उनके बाद उनकी जो लेगेसी आपको देखने को मिलती है वो राजेश खन्ना और आपको यहाँ पे अमिताभ बच्चन देखने को मिलते हैं। फाइनली शाहरुख खान और बाकी जो एक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं वो इस चीज़ को आगे ले जाते हैं। तो सिमिलरली लेगेसी तो आगे ले जानी होती है, चाहे वो एकेडमिक डोमेन में हो या क्रिएटिव डोमेन में हो। यहाँ पे आप बात करते हो
तो 2 इनके स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट थे जो बहुत काबिल थे, बहुत सक्सेसफुल थे अपने अपने वर्क्स में, पर 2 नोटेबल जिनका नाम आप सुनोगे भी, आगे हम बात करेंगे अलग अलग पेपर 2 में कई सारी जगहों पे, आर्कियोलॉजी के अंदर में या फिर आप फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में या रेशियल का क्लासिफिकेशन जो है वहाँ पे कई सारे इनके कंट्रीब्यूशन है। तो 2 उसमें से आप देख लो, अलग कलर से यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहे हैं। पहले हैं आपके डोरथी गेरॉड और दूसरे हैं आपके E.A. हुटन। ठीक है, डोरथी गेरॉड अब क्या थी, ये एक फीमेल थी और ये पहली ऐसी इंडिविजुअल थी जो किसी ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज के अंदर में एज किसी चेयर को लीड करी थी, चेयर को हेड करी थी, यानी कि एज ए पोजीशन इन्होंने वहाँ पे ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज में इस्टेब्लिश होने वाली पहली विमेन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये थी। तो ये इनका एक फेमिनिस्ट एंथ्रोपोलॉजी के अंदर भी इसका काउंट किया जाता है, इनकी बात को बताया जाता है। और भी इनका जो कंट्रीब्यूशन आप देखते हो पेलियोलिथिक सोसाइटीज़ की तरफ, खासकर ब्रिटेन में जो अलग अलग साइट्स थी उन पे इनका कई सारा काम था, है ना। ला कार्मल करके जगह आपकी साइट्स आपको देखने को मिले, निएंडरथल के फॉसिल आपको कई सारे मिले वहाँ पे। तो डोरथी गेरॉड का वहाँ पे काफ़ी सारा आपको काम देखने को मिल जाता है, इनका जो वर्क है प्रोमिनेंटली वहाँ पे डील किया जाता है। नेक्स्ट जो इनके बारे में एक और ख़ास बात है कि इनके जो फादर थे, फादर साहब, उनका नाम भी आपने शायद सुना हो, नहीं सुना होगा तो सुन लोगे आप, आर्कीबॉल्ड गेरॉड। आर्कीबॉल्ड गेरॉड वॉज अ वेरी सेलिब्रेटेड फिजिशियन, है ना, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में उनके अंदर पढ़ते हैं। इन्होंने किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है, इनका कंट्रीब्यूशन डिस्कवरी एक है जिसको आप कहते हो, बायोलॉजी में भी आपने हो सकता है पढ़ा हो, एटलीस्ट 12th में जिसका साइंस रहा हो उसने जरूर पढ़ा होगा। इनबॉर्न मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर्स अलग अलग होते हैं, उसमें से एक प्रोमिनेंट है जिसको हम कहते हैं एल्केप्टोनूरिया। एल्केप्टॉन्स उसके आपके बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं। एचजीडी जीन्स जो है आपका होमोजेनेटिक जो डिसऑर्डर होता है उसका जो जीन है उसके साथ ये एसोसिएटेड है और आपको देखने को मिलता है होमोजेनेटिक एसिड आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है जो आपके ब्लड और टिश्यूज में एक्यूमुलेट होता है, साथ साथ उसका ऑक्सीडेशन होता है तो वो एक तरीके से एल्केप्टॉन्स में कन्वर्ट होता है और फाइनली एल्केप्टॉन्स इज पास थ्रू द यूरिन जो बहुत डार्क कलर उसको देता है, अपीयरेंस देता है। तो ये जो फिनोमेना है, ये जो इनबॉर्न मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर है वो इन्होंने आर्कीबॉल्ड गेरॉड ने किया था। और भी बहुत सारे इनके कॉन्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलता है। एल्बिनिज्म पे भी इनका एक वर्क है, आपको देखने को मिलेगा। एल्बिनिज्म आपको पता है कि मेलानिन नहीं प्रोड्यूस हो रहा होता है, मेलानिन का लैक होता है या एब्सेंस होता है इंसान में, तो आपको वाइटिश, है ना, आपको वाइटिश पिगमेंटेशन देखने को मिलता है। हेयर का हो सकता है वो, या फिर आपका स्केल्स अगर है, सिर्फ ह्यूमंस में आप बात नहीं कर रहे हो, ये कई सारे ऑर्गेनिजम्स में आपको देखने को मिलता है, अलग अलग एनिमल्स के ग्रुप में भी आपको देखने को मिलता है। स्केल्स पे हो सकता है या स्किन पे हो सकता है, तो एल्बिनिज्म भी आप देख सकते हो। तो इसमें भी इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो दिस वाज अबाउट दी स्टूडेंट्स जो इनके थे, काफ़ी प्रोमिनेंट 2 थे जिनको हमने यहाँ पे डील किया। और भी कई सारे इनके बाद में कंट्रीब्यूशन देखे जाएंगे। एक शायद हम मिस कर रहे हैं यहाँ पे, इनको कहीं छोड़ दे भैया जब आपने इनके बारे में इतना बता दिया। E.A. हुटन ये तो कहेंगे पार्शियलिटी हो गया, हम तो मेल थे इसलिए हमको छोड़ दिया इन्होंने। तो E.A. हुटन जो है इनका नाम था अर्नेस्ट अल्फ्रेड हुटन। ठीक है, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर आप इनको भी पढ़ते हो, आपके यहाँ पेपर 1 के अंदर में फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का जो पोर्शन है 9 की सीरीज में जो यूनिट्स है वहाँ पे एक यूनिट है, आई थिंक 9.4 या 9.5, आप एक बार सिलेबस में चेक कर लेना, दैट इज अबाउट रेसेस एंड रेशियल क्लासिफिकेशन। तो E.A. हुटन का वहाँ पे एक मेजर कंट्रीब्यूशन आ जाता है, इन्होंने अलग अलग रेसेस का एक तरीके से कंट्रीब्यूशन दिया हुआ था। तो इज ऑल्सो अ प्रोमिनेंट फिगर इन दी स्टडी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, हम इनकी बात करते हैं फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में। तो ये उनके 1-2 स्टूडेंट्स थे जिनका काफ़ी बार आप नाम लेते हो। नेक्स्ट आप बात करते हो 1936 में, आई बिलीव, हाँ 1936 में इन्होंने अपने टीचर, अपने गुरु के ऊपर एक बायोग्राफिकल वर्क जो था उसको रिप्रोड्यूस किया, उसको पब्लिश कराया और उसमें अलग अलग जो कंट्रीब्यूशन थे E.B. टाइलर के उसको इन्होंने एक तरीके से इनलिस्ट किया या एन्यूमरेट किया। तो यहाँ पे उसी चीज़ की बात आ जाती है। नेक्स्ट आप देखते हो कि इन्होंने भी फ्रेजर को हम पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको ज़्यादा थोड़ा सही से समझ में आएगी। इन्होंने क्या कहा था कि साइंस ऑफ कल्चर है, एंथ्रोपोलॉजी जो है वो कल्चर को पढ़ने की एक साइंस है। कल्चर को कौन पढ़ता है? यूजुअली ह्यूमैनिटीज़ के डोमेन्स की पार्ट, जो आर्ट्स का साइड होता है वो आप देख रहे होते हो, पढ़ रहा होता है कल्चर को या कल्चरल फिनोमेनास को, सोसाइटीज़ को, कम्युनिटीज़ को। पर इन्होंने कहा कि ये कोई ह्यूमैनिटीज़ के एस्पेक्ट से नहीं पढ़ रहा है, दिस इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैनकाइंड एंड ऑल्सो कल्चर। तो इन्होंने कहा एंथ्रोपोलॉजी को एज अ साइंस ऑफ कल्चर की तरह एड्रेस करते थे। R.R. मैरेट जो थे, इनकी एक बुक आपको देखने को मिलती है पब्लिश होते हुई। पिछली स्लाइड में हमने यहाँ पे आप चाहो तो हम बता सकते हैं, इनकी भी एक इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत अच्छी है, अगर आपको कभी टाइम मिले, रेशियल क्लासिफिकेशन और इन रेसेस के ऊपर इन्होंने बात कही है। अप फ्रॉम द एप करके एक किताब है, E.A. हुटन ने जो लिखी हुई है, आप चाहो तो कभी रेफर कर सकते हो, देख सकते हो, फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। जो उसके बाहर भी अगर किसी का इंटरेस्ट हो तो देख सकता है। ये मिसलेनियस में इसको कंसीडर कीजिएगा, आप उठा के उसको पढ़ने मत लिख जाएगा, पर टाइम फालतू में वेस्ट होगा वहाँ पे।
तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि इन्होंने जो बुक पब्लिश की थी जिसमें इन्होंने ये अपनी जो थ्योरी है, टाइलर की थ्योरी को रिप्लेस करके जो अपनी नई थ्योरी दे रहे थे एनिमेटिसिज्म की, वो उन्होंने कहाँ पे लिखी हुई है? इन दी थ्रेशोल्ड ऑफ रिलीजन, 1909 के आसपास से पब्लिश हुई थी और ये 1920 तक अलग अलग जगहों पे इसके रेफरेंसेस दिए गए, अलग अलग वर्क्स में, अलग अलग लोगों ने, इन्होंने तो पब्लिश करके रख दी 1909 में, ठीक है। उसके बाद भी उसके रेफरेंसेस आपको अलग अलग देखने को मिल जाते हैं। यहीं पे उन्होंने हम जो बात की पहली स्लाइड में जो हम बात कर रहे थे कि टाइलर का जो एनिमिज्म का फिनोमेना था, एनिमिज्म का जो कॉन्सेप्ट था कि बिलीव इन सोल से स्टार्ट हुआ है पूरा का पूरा, आप हिस्ट्री देखते हो रिलीजन की तो इन्होंने उसको रिप्लेस करके कहा नहीं भैया, आपने मेलिनेशिया और बाकी कम्युनिटीज़ को नहीं देखा, उसको पढ़ते तो आप ये समझते हैं कि एनिमिज्म से नहीं, एनिमेटिसिज्म से ये जो पूरा इवोल्यूशन है रिलीजन का वो स्टार्ट होते हुए आपको देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि बिलीफ होता है, एनिमिज्म आपको पता है सोल पे बिलीव है कि सोल, पूरा का पूरा लास्ट लेक्चर में आप रेफर कर सकते हो किस तरीके से वो सोल के बारे में बता रहे हैं, अभी हम बताने जाएंगे तो अकेले आधा घंटा सिर्फ उस पर ले लीजिएगा एनिमिज्म के बिलीव के ऊपर। एनिमेटिज्म की बात हम करते हैं कि इन्होंने कहा कि सोल पे बिलीव नहीं, सुपर नेचुरल पावर्स और सुपर नेचुरल एनर्जी इनहेरिटेड विद इन द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के अंदर में, ठीक है। अलग अलग चीज़ें जो हैं उसके अंदर, हर एक चीज़, कोई पेड़ है, कोई आपके अभी आप जैसे देख रहे हो, अगर ये लैपटॉप पे देख रहे हो, फोन पे, डेस्कटॉप पे, कहीं भी देख रहे हो, उसके अंदर भी एक एनर्जी, एक सुपर नेचुरल, उसकी भी एंटिटी है, एग्जिस्टेंस है, ठीक है। मैंने यहाँ पे पकड़ा हुआ स्टाइलस, तो इसके अंदर भी एक होगी, कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है तो कैमरे के अंदर भी, ये स्क्रीन, बोर्ड, लाइट्स, हर एक चीज़ के अंदर एक एनर्जी है और वो एक सेम एनर्जी नहीं है, सबके अंदर सेम प्रपोर्शन में एनर्जी नहीं है। अगर कोई चीज़ छोटी है, फॉर एग्जांपल ये स्टाइलस इन कंपैरिजन टू दिस बोर्ड बहुत छोटे साइज, बहुत छोटे प्रपोर्शन में है, तो इसके अंदर जो सुपर नेचुरल या एनिमिस्टिक पावर होगी वो इस बोर्ड से काफ़ी ज़्यादा प्रपोर्शन में कम होगी। तो इनका यही मानना था। इसको इन्होंने क्या कहा था, ये जो पावर है जिसको ये कह रहे हैं कि हर ऑब्जेक्ट के अंदर है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, उसको इन्होंने टर्म दिया था एक माना। इस पावर को क्या बोलते हैं? माना पावर बोलते हैं। और उन्होंने कहा था ये हर ऑब्जेक्ट के अंदर में होती है। तो इनका मानना था कि एनिमिज्म को हटाओ, सबसे पहला स्टेज जो है वो ये है, आपको जो देखने को मिलता है इन दी हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन ऑफ रिलीजन। एक और चीज़ जो इन्होंने खास कही थी, यहाँ पे आप देख रहे हो कि इन्होंने ये जो माना कॉन्सेप्ट है कहाँ पे डिस्कवर किया? मेलेनेशिया के अंदर में इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने डिस्कवर किया था और फिर जो थ्योरी थी, रिप्लेसमेंट मॉडल उन्होंने दिया हुआ था। सेम वर्क बहुत साल बाद आप देखते हो मजुमदार और एस.सी. रॉय, दो इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। अभी हम इनको डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, 5 मिनट्स में आपको एक ब्रीफ में बता देता हूँ, एक आइडिया देता हूँ। डी.एन. मजुमदार जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर में भारत का तीसरा एंथ्रोपोलॉजी की सीट को, एंथ्रोपोलॉजी की डिसिप्लिन को एज अ सब्जेक्ट वहाँ पे शुरू किया था 1950 में। डी.एन. मजुमदार बहुत ही प्रोमिनेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, धीरेन्द्र नाथ मजुमदार इनका पूरा नाम है। और साथ में एस.सी. रॉय, इनको फादर ऑफ इंडियन एथनोग्राफी भी कहते हैं। तो इन लोग ने कई सारा वर्क जो है इसी माना पावर के अराउंड पे किया था। एस.सी. रॉय जो है वो कैसे रिलेटेड है इसके साथ हम पढ़ेंगे, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी का जो पेपर 2 में कॉन्सेप्ट है। अभी आपको ब्रीफ में बताता हूँ। इन्होंने उसके कॉन्सेप्ट को एक ट्राइब में अप्लाइड सेंस में यूज किया था, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए। यानी कि ये सिर्फ थ्योरीज नहीं है, इस थ्योरीज का एक पर्पस है, हवा में बातें नहीं हो रही है सारी। ये जो बातें हैं इनका एक तरीके से यूज है, यूटिलिटी है, और उसी यूटिलिटी को एस.सी. रॉय बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं और एक एप्लीकेटेड या फिर एप्लीकेशन के मैनर में दो ट्राइब्स के बीच में, दो ट्राइबल कम्युनिटीज के, दो ट्राइबल ग्रुप्स के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। मजुमदार जो थे उन्होंने इंडिया के सेंस में वो कोलम ट्राइब पे, क्योंकि इन्होंने मेलिनेशिया की ट्राइब पे काम किया, वहां पे माना कहा जाता था, उस सेंस में इन्होंने माना नाम रख दिया था कि माना पावर। लेकिन वो इंडिया में किसी और नाम से उन्होंने देखा, मजुमदार ने काम किया तो उन्होंने देखा कि हाँ भाई ये जो फिनोमेना है सही में है, इंडियन ट्राइब्स के बीच में भी आपको देखने को मिलता है, सिर्फ मेलिनेशिया और बाकी देशों में नहीं, बाकी जगहों पे नहीं देखने को मिल रहा है। इन्होंने कहा कि इंडिया में भी मिल जाएगा, कोलम ट्राइब के बीच जाओगे आपको तो सेम फिनोमेना देखने को मिलेगा, बस उसका नाम जो होगा वो माना नहीं होगा, उस नाम को आप, उसका नाम क्या होगा उसको इन्होंने बोल दिया मजुमदार साहब ने कि उसका नाम होगा बोंगा, बोंगा पावर। माना पावर की जगह बोंगा पावर। तो माना पे जो बिलीव है उसको मानाइज्म कहा जाता है, इसलिए इन्होंने कहा कि सबसे पहला जो आपको देखने को मिल रहा है, किसने कहा? आर.आर. मेरिट ने, हुमानाइज्म होगा। लेकिन जब मजुमदार ने इस टर्म को यूज किया कोलम ट्राइब के बीच वर्क करके, तो उन्होंने इसको बोंगाइज्म बोल दिया कि बोंगा पावर के अंदर जो बिलीफ है, जिसको लोगों का बिलीफ एसोसिएटेड है, उसको आप बोंगाइज्म कहोगे टू एड्रेस दैट पावर और सुपर नेचुरल थिंग। तो दिस वाज ऑल अबाउट आर.आर. मेरिट। आर.आर. मेरिट के कॉन्ट्रीब्यूशन को आपने देखा। आर.आर. मेरिट ने जितनी भी बातें की, टाइलर की चीज़ों को रिवाइज किया, टाइलर के ऊपर जो उनके एक तरीके से बायोग्राफी लिख दी, वो सारी चीज़ आपने देखा। और दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। यहाँ पे आपको हम वापस से एंड में याद दिला देते हैं
ये 2 चीज़ को आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर डिस्कशंस। क्वेश्चन अगर हो, क्विजेज में हम हैंडल करेंगे। हो सकता है टाइम मिले तो वी कैन ऑल्सो कम अप विद सम इंटरेक्टिव सेशन, जहाँ पे अलग अलग आइडियाज़, अलग अलग क्वेरीज को भी हम एड्रेस कर रहे होंगे। कुछ मॉडल आंसर्स भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगी, या कुछ ऐसा जो डायनेमिक पोर्शन की न्यूज़ रिलेटेड टू सम आर्कियोलॉजिकल फैक्ट और ट्राइबल चीज़ें जो अक्सर आती रहती हैं, वो भी हम उस पर स्पेशली शेयर करेंगे। तो यू कैन ज्वाइन दीज 2 स्पेसेस ऑन इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल। टिल देन, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। साइनिंग ऑफ। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।